नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का PYQ प्रैक्टिस सीजन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी जल का क्वथन भी भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, जल का जमना भी भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति या अवस्था बदलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति या अवस्था बदलती है, लेकिन रासायनिक संरचना वही रहती है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण में हो जाएगा जल का क्वथन, बर्फ का पिघलना, जल का जमना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की संरचना बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन में संरचना बदल जाती है, रासायनिक संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन अक्सर अस्थायी होता है। उदाहरण में हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती जलने में दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जलने में दोनों परिवर्तन होते हैं। ध्यान देने वाली बात है इसमें मोम का पिघलना रहेगा तो भौतिक परिवर्तन होगा, और मोम का जलना होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। जल्दी याद करने की ट्रिक है इसका, नई चीज़ बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन, नई चीज़ बने तो रासायनिक परिवर्तन, और वही चीज़ रहे तो भौतिक परिवर्तन। नई चीज़ बने तो रासायनिक, नई चीज़ बने तो रासायनिक, वही चीज़ रहे तो भौतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह मॉडल दिया। बताया कि परमाणु का केंद्र सघन और धनात्मक होता है। केंद्र सघन और धनात्मक होता है, यही आधुनिक परमाणु की संरचना की नींव है। रदरफोर्ड ने पहली बार नाभिक की खोज की। अगला देखिए, एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन हो जाएगा। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन हो जाएगा। अगला देखिए, 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधों के सिरे के बीच विभवांतर क्या है? इसको लगाने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। तो इसमें हम लोगों को H का मान दिया है 200 जूल, हीट दिया है 200 जूल, यहाँ पर 200 रख दीजिए, ठीक। I इसमें नहीं दिया है। R का मान दिया है इसमें 8। T दिया है प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर I की जगह पर हम लोग बदल देंगे। R बराबर एक फार्मूला होता है, R बराबर V/I। तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर हो जाएगा आपका V/R। तो यहाँ पे I की जगह पे V/R करेंगे, V/R, ठीक। तो इसका हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा RT। तो एक R से ये एक R कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा V²/R गुणे T हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पे 200 है ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा R का मान रखेंगे 8 ओम, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टे 8 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे T का मान रखेंगे, प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड रखेंगे। यहाँ पे 8 का इधर गुणा होगा, 8 का इधर गुणा होगा, तो हो जाएगा 8 दूना 1600 हो जाएगा। 1600 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे V बराबर 40 हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन है 40 वोल्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी पदार्थ की क्षारकीय प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी है? किसी पदार्थ का क्षारकीय प्रतिक्रिया के उत्तरदायी है तो OH माइनस सही आंसर होगा, ऑप्शन ए OH माइनस। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यष्टि जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है? एकल व्यष्टि जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है, इसका सही आंसर होगा लैंगिक जनन सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः होता है। उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः होता है। तब उच्च पिच और निम्न पिच में हो जाएगा, उच्च पिच होगा तो उच्च आवृत्ति होगी, निम्न पिच होगा तो निम्न आवृत्ति होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च पिच उच्च आवृत्ति। उच्च पिच होगा तो उच्च आवृत्ति होगा, निम्न पिच होगा तो निम्न आवृत्ति होगा। अगला देखिए, अमाशय और आंतु जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों की किस प्रकार की पेशी होती है? अमाशय और आंतु जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? ऐच्छिक पेशी, चिकनी पेशी, रेखित पेशी, कंकाल पेशी। तो इसमें हो जाएगा चिकनी पेशी। आंतु और अमाशय और आंत में चिकनी पेशी पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा द्वारा नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्लेसेंटा द्वारा नहीं किया जाता है? तो प्लेसेंटा द्वारा देखिए क्या क्या किया जाता है? भ्रूणीय रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को हटाना, ये तो सही ऑप्शन सही है इसका। सगर्भता को सहारा देने और हार्मोन का उत्पादन करता है, ये भी। और माँ से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार करता है, ये भी सही है। लेकिन प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव करना, ये इसका कार्य गलत है। प्लेसेंटा का ये कार्य नहीं था, इसका सही होगा ऑप्शन डी, सही होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, जिससे एक डैश का व्यू बनता है। तो ग्रेफाइट में हो जाएगा आप लोगों का षटकोणीय, ऑप्शन डी इसका सही होगा, षटकोणीय। अगला देखिए, पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है। पर्यावरण अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है, ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किनकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? किनकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सीपिया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, सीपिया का। अगला देखिए, एक समान वेग के वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ढलान और त्वरण दोनों 0 हो जाएगा, ढलान बराबर त्वरण बराबर 0 हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, वृषण उदर गुहिका के भीतर होने के स्थान पर बाएं रूप से क्यों स्थित होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए ये बाह्य रूप में स्थित होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। वृषण उदर गुहिका के भीतर होने के स्थान पर बाह्य रूप से क्यों स्थित होता है? तो शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए। अगला देखिए, 0.02 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले जूते पहने एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दाब डैश है। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा P बराबर F बटे ए। P बराबर हो जाएगा आपका F यानी फोर्स बटे एरिया यानी क्षेत्रफल।
दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। तो बल दिया आप लोगों का 600 न्यूटन, 600 यहाँ पर हो जाएगा 600। एरिया दिया है 0.02, तो इस पॉइंट को जब हटाइएगा 2 थे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, 2 से काटिएगा इसको तो 2 से कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा आपका 30,000। 1 2 3 4 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना। ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि। हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें खनिज युक्त बाह्य कोशिका मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती है। इसमें खनिज युक्त बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश से के रूप में ली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा धनात्मक। सही आंसर होगा धनात्मक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक स्ट्रा को जल से भरे गिलास में रखने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, सही है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है। देखिए, अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम पानी में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। स्ट्रा का मुड़ा हुआ दिखाना इसी कारण होता है। आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यह अपवर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है, यह स्नेल का नियम कहलाता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है, यह स्नेल का नियम कहलाता है। साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट होता है। साइन आई जो है कि आपतन कोण है, आर जो है कि अपवर्तन कोण है। अगला देखिए, ब्यूटेन C4 एस्टेन दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाला और दूसरा शाखी श्रृंखला वाला। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो समावयवता के बारे में देखिए, जब दो या दो से अधिक यौगिकों का आणविक सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो तो इस घटना को समावयवता कहते हैं। ऐसे यौगिक को समावयव कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4 एस्टेन, यह दो अलग अलग संरचनाओं में पाया जाता है। सीधी श्रृंखला में हो जाएगा ऐसे, शाखी श्रृंखला में ऐसे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिश्र धातु जो है कि संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अगला देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? तो इसका आंसर होगा सोडियम एसीटेट। इसका सही आंसर होगा सोडियम एसीटेट। अगला देखिए, एक गिलास को कार्ड से ढक दिया जाता है तथा कार्ड पर एक सिक्का रखा जाता है। जब कार्ड को झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह क्या दर्शाता है? जब कार्ड आगे घिसक जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। जब कार्ड आगे घिसक जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति 30 सेकंड में W कार्य करता है तो शक्ति की गणना कीजिए। की शक्ति बराबर हो जाएगा
शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार PYQ सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।